अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, अगेन हम एक नई एनर्जी और एक नए सीक्वेंस टॉपिक के साथ आए हैं। स्टूडेंट, जिस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया है इसका नाम है डाइवर्सिटी अमंग एनिमल, चैप्टर नंबर 9 बायोलॉजी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट के लिए। तो स्टूडेंट, हमने आज जो टॉपिक मैं लेता हूं वो क्लास नंबर 4 है। इससे पहले हमने क्लास नंबर 1, 2 और 3 को ऑलरेडी अटेम्प्ट किया है। तो स्टूडेंट, आते हैं आज जो हमारा टॉपिक है वो है फाइलम फोरेफ्रा। फाइलम फोरेफ्रा के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, थ्योरी से पहले पहले फाइलम फोरेफ्रा का डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थ्योरी में फिर स्टूडेंट को ज्यादातर मुश्किलात होते हैं। तो आते हैं फाइलम फोरेफ्रा के डायग्राम के बारे में हम जानना चाहते हैं। तो चलते हैं इसकी डिटेल के बारे में। स्टूडेंट, फाइलम फोरेफ्रा का शक्ल, फोरेफ्रा जितनी भी फाइलम फोरेफ्रा के मेंबर हैं इसकी शक्ल कुछ इस तरह होते हैं। स्टूडेंट, तो ये बात याद रखें, मैं सीक्वेंस के साथ एक एक बात को डिस्कस करूंगा। इंशाल्लाह फिर कैरेक्टरिस्टिक में मैं थ्योरी में वो लिखूंगा। स्टूडेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, आप ये बात याद रखें कि यहाँ पर 2 लेयर होते हैं फोरेफ्रा के डायग्राम में। एक लेयर ये है और एक लेयर जो इनर साइड है ये है। स्टूडेंट, यहाँ पर एक केविटी मौजूद होता है इसके अंदर, तो ये बात याद रखें। और इसके अंदर कुछ रास्ते मौजूद होते हैं, कुछ फोर मौजूद होते हैं। इसकी जो लेयर है, इसकी जो बॉडी सरफेस है, इस पर कुछ सुराख मौजूद होते हैं। ये देखें, यहां पर कुछ सुराख मौजूद होते हैं। तो आते हैं इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, फाइलम फोरेफ्रा को हम फोरेफ्रा क्यों कहते हैं? तो ये बात याद रखें, इसकी सरफेस में फोर होते हैं, सुराख होते हैं। इस सुराख को हम ओस्टिया कहते हैं, ओस्टिया कहते हैं, ये बात याद रखें। इस ओस्टिया के जरिए फूड पार्टिकल या वाटर जो है ना वो फोरेफ्रा की बॉडी को अंदर जाते हैं। तो ये बात याद रखें, ओस्टिया जो है ना ये स्मॉल ओपनिंग है। मैं कैरेक्टरिस्टिक में फिर ओस्टिया के बारे में डिटेल से आपको बात करूंगा, लेकिन यहाँ पर इतना ही काफी है कि आपको ये पता चल जाए कि ओस्टिया कहां पर होते हैं और कैसे होते हैं। तो ये बात याद रखें स्टूडेंट, ये बाहर वाला जो लेयर है ना, ये बाहर वाला जो लेयर है इसको हम यहां पर जो सेल मौजूद होते हैं बाहर लेयर में, इस सेल को हम पेनिकोसाइट सेल कहते हैं। और इस पेनिकोसाइट सेल ने एक स्किन को बनाया है, एक लेयर को बनाया है, जिसको हम पेनिकोडर्म कहते हैं। पेनिकोसाइट सेल से पेनिकोडर्म बना हुआ है। तो ये पेनिकोसाइट जो सेल है ये हमारे पास फ्लैजिलेटेड सेल है। ये देखें, यहां पर फ्लैजिला होते हैं। ये फ्लैजिला इस तरह बीटिंग करते हैं और इस बीटिंग की वजह से यहां पर फूड पार्टिकल आते हैं। फूड पार्टिकल या वाटर, इनकरंट वाटर आता है और इसी ही वाटर में ये फूड भी इंगल्फ करते हैं और फिर इसकी बॉडी के अंदर जाते हैं। तो याद रखें स्टूडेंट, इसकी जो पहले लेयर है इसको हम यहां पर जो सेल मौजूद होते हैं इसको हम पेनिकोसाइट सेल कहते हैं, पेनिकोसाइट सेल कहते हैं। और उन्होंने पेनिकोडर्म बनाया है। ये देखिए स्टूडेंट, इन्होंने पेनिकोडर्म को बनाया गया है। तो ये बात याद रखें, एक लेयर तो हो गया और जो इनर साइड का लेयर है इसमें जो सेल मौजूद होते हैं इन सेलों को हम कोइनोसाइट कहते हैं। ऊपर वाले को पेनिकोसाइट और अंदर वाले को कोइनोसाइट कहते हैं। कोइनोसाइट सेल भी हमारे पास फ्लैजिलेटेड कलर सेल होते हैं। ये जो पेनिकोसाइट सेल है ये ओनली फ्लैजिलेटेड सेल है और ये जो पेनिकोसाइट सेल है ये फ्लैजिलेटेड कलर सेल है और उन्होंने कोइनोडर्म को बनाया रखा है। तो ये बात स्टूडेंट याद रखें।
मैंने आपको बताया कि जो ओपनिंग होती है इसको हम ओस्टिया कहते हैं। यहां पर मैंने लिखा है ये स्मॉल ओपनिंग है, और जहां यहां पर जो कैविटी मौजूद होता है इस कैविटी को हम स्पोंजुसील कैविटी कहते हैं। कौन सी कैविटी कहते हैं? स्पोंजुसील कैविटी कहते हैं। स्टूडेंट, इन टू लेयर पेनिकोडम और कॉइनोडम के दरमियान हमारे पास कुछ सेल मौजूद होते हैं। ये सेल जो है ना, ये इसको हम स्पिक्यूल कहते हैं। इसको हम स्पिक्यूल कहते हैं। इसके फंक्शन के बारे में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। और यहां पर कुछ और किस्म के सेल हमारे पास मौजूद होते हैं जिसको हम एमीबॉइड सेल कहते हैं। एमीबॉइड सेल कहते हैं। ये हमारे पास न्यूट्रेटिव सेल है। ये ओनली न्यूट्रिशन का रोल अदा नहीं करता है, बल्कि कुछ एमीबॉइड सेल जो है ना वो हमारे पास स्पर्म की डेवलपमेंट में भी अहम किरदार अदा करता है। तो ये बात याद रखें स्टूडेंट। अभी मैं यहां पर कुछ इसका ओपनिंग माउथ होता है इंटीरियर साइड पर, यहां पर इसका ओपनिंग होता है। इस ओपनिंग को हम ओस्कुलम कहते हैं स्टूडेंट। इस ओपनिंग को हम ओस्कुलम कहते हैं, इंटीरियर साइड पे होता है। तो स्टूडेंट अभी सीक्वेंस के साथ आते हैं। स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को कहा कि सबसे ऊपर वाला जो लेयर है इसको पेनिकोसाइट कहते हैं, इस सेलों को पेनिकोसाइट कहते हैं और इस लेयर को पेनिकोडम लेयर कहते हैं। ये पेनिकोसाइट जो सेल होते हैं ये फ्लैजेलेटेड होते हैं। तो ये फ्लैजेला बीटिंग करता है और इस बीटिंग की वजह से ये तो सिसाइल होते हैं, सी में मौजूद होते हैं। तो ये जब बीटिंग करते हैं, जब ये बीटिंग करता है तो बीटिंग में इस ओस्टिया के अंदर वाटर आ जाता है बीटिंग की वजह से। तो ये वाटर के साथ साथ फूड पार्टिकल भी आ जाते हैं और ये अंदर होकर इन सेलों को आता है। यहां पर सेल मौजूद होते हैं। तो ये बात याद रखें। और इस सेलों से फिर ये जो वाटर है या ये जो फूड पार्टिकल है ये कैविटी में आता है जिसको हम स्पोंजुसील कैविटी कहते हैं। तो ये बात याद रखें। डाइजेशन यहां पर भी होता है और यहां पर भी होता है। सेल के अंदर भी होता है और कैविटी में भी होता है, मतलब सेल के बाहर भी होता है। मतलब ये है कि पुरेप्रा में इंट्रासेलुलर डाइजेशन और एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन बहुत होते हैं। जो डाइजेशन यहां पर होता है सेलों के अंदर तो इनको हम इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं, और जो डाइजेशन इस स्पोंजुसील कैविटी के अंदर होते हैं तो इसको हम एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट, मैंने आपको यहां पर बताया कि ये जो एमीबॉइड सेल है ये न्यूट्रेटिव सेल है। तो ये बात याद रखें। इससे जो अनडाइजेस्टिबल मटेरियल है वो आते हैं यहां पर स्पोंजुसील कैविटी में और एक्स्ट्रा वाटर भी आता है। तो ये एक्स्ट्रा वाटर और अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल फिर इस ओस्कुलम के जरिए ये बाहर जाते हैं। तो ये बात याद रखें। इस सीक्वेंस के जरिए, इस साइकिल के जरिए ये वक्त गुजारता है और जो बेस होते हैं इसको हम ओस्टियम कहते हैं। इसको हम ओस्टियम कहते हैं। तो ये बात याद रखें। जो ओपनिंग है इसको ओस्कुलम कहते हैं। यहाँ पर स्पिक्यूल मौजूद होते हैं। सबसे ऊपर वाले लेयर को हम पेनिकोसाइट यानी सेलों को पेनिकोसाइट और लेयर को पेनिकोडम कहते हैं, और जो अंदर वाला लेयर है इसको हम कॉइनोडम कहते हैं, और जो सेल होते हैं वो कॉइनोसाइट सेल होते हैं। तो जो ओपनिंग होते हैं स्मॉल ओपनिंग इसको हम ओस्टिया कहते हैं। तो ये बात याद रखें। यहाँ पर एक कैविटी मौजूद होता है जिसको हम स्पोंजुसील कैविटी कहते हैं, और इंटीरियर साइड पे हमारे पास ओपनिंग मौजूद होते हैं जिसको हम ओस्कुलम कहते हैं। तो थ्योरी की तरफ आते हैं। ये पुरेप्रा का डायग्राम था। तो इंशाल्लाह आपने क्लास लास्ट तक देखना होगा। तो ओके स्टूडेंट, अभी हम थ्योरी की तरफ आते हैं। फाइलम पुरेप्रा का डायग्राम हमने डिटेल के साथ पढ़ लिया कि फाइलम पुरेप्रा को हम पुरेप्रा क्यों कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थ्योरी में मीनिंग की तरफ आते हैं कि फाइलम पुरेप्रा को पुरेप्रा का नाम क्यों दिया गया है। तो मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर में बताया कि पुरेप्रा का जो
बॉडी सरफेस था वहां पर होल मौजूद थे, तो इसीलिए ये फोरस से निकला है। फोरस, ये टू लैटिन वर्ड्स हैं, एक को हम एक लफ्ज फोरस है और दूसरा फेरा है। तो फोरस मीन होल और फेरा मीन टू बियर। तो इसकी जनरल बॉडी सरफेस पर हमको सुराख नजर आते हैं, इसी वजह से हमने इस फाइलम को फाइलम फोरेफ्रा का नाम दिया। तो मीनिंग की तरफ आते हैं, द वर्ड फोरेफ्रा इज डिराइव फ्रॉम टू लैटिन वर्ड, ये टू लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। एक को हम फोरस कहते हैं जिसका मतलब मीन है माइन्यूट होल, स्मॉल होल होते हैं, और टेनी ओपनिंग या स्मॉल ओपनिंग होते हैं, एक ही मतलब है। एंड फेरा मीन, जो फेरा का मतलब है टू बियर, वो टू बियर है। टू बियर मीन कि वो हमें एक स्मॉल ओपनिंग या स्मॉल सुराख इनके जनरल बॉडी सरफेस पर नजर आते हैं, इसीलिए हमने इस फाइलम को फाइलम फोरेफ्रा का नाम दिया है। तो हेंस द एनिमल ऑफ दिस फाइलम बियर अ स्मॉल होल, वो एनिमल जो फाइलम फोरेफ्रा की मेंबर है, तो इन सारे एनिमल की बॉडी में हमको स्मॉल होल या फोर नजर आएंगे ऑल ओवर द बॉडी, इसकी बॉडी के तमाम सरफेस पर। तो ये बात याद रखें। फर्स्ट नंबर पर हेडिंग है जनरल कैरेक्टरिस्टिक को हम कैरी करते हैं। तो सेकंड नंबर पर आता है स्पॉन्जिस। तो ये बात याद रखें स्टूडेंट के फाइलम फोरेफ्रा को हम स्पॉन्जिस भी कहते हैं, इसलिए कहते हैं स्पॉन्जिस कि दे आर सिंपल मल्टीसेलुलर, ये मल्टीसेलुलर होते हैं, बट इसमें कोई टिश्यू या ऑर्गन का सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है। स्टूडेंट याद रखें, स्पॉन्जिस दे आर आल्सो कॉल्ड स्पॉन्जिस which are simple multicellular, ये हमारे पास सिंपल मल्टीसेलुलर होते हैं, बट डू नॉट टिश्यू और ऑर्गन इज प्रेजेंट, यहां पर कोई टिश्यू या ऑर्गन मौजूद नहीं होता है, लेकिन ये मल्टीसेलुलर होते हैं। तो तीसरे नंबर पर हैबिट को हम डिफाइन करते हैं कि ये कहां पर रहते हैं, इसके हैबिट क्या है, इसके हैबिटेट क्या है। तो ये बात याद रखें कि फाइलम फोरेफ्रा की जितनी भी मेंबर है वो हमारे पास इक्वेटिक है, ये हमारे पास इक्वेटिक है, और मोस्टली ये मेरीन है, समुद्री पानी में रहते हैं। तो ये बात याद रखें, ऑल द मेंबर ऑफ दिस फाइलम इज इक्वेटिक, ये इक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मेराइन, यहां पर लेके मोस्टली मेराइन, ये ज्यादा पर सी वाटर में प्रेजेंट होते हैं, जो वाटर जिस वाटर में साल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। तो ये बात याद रखिए। चौथे नंबर पर हमारे पास पोर्स हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जनरल बॉडी सरफेस के ऊपर फोरेफ्रा में होल मौजूद होते हैं, माइन्यूट होल मौजूद होते हैं, सुराख मौजूद होते हैं, टेनी ओपनिंग मौजूद होते हैं, इसको हम पोर्स कहते हैं, इसको हम सुराख कहते हैं, और इसी ही सुराख को हम ओस्टिया भी कहते हैं। तो ये बात याद रखें, द होल बॉडी इज कवर्ड बाय अ स्मॉल होल और ओपनिंग, इसको हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। तो 5 नंबर पर हमारे पास ओस्टिया है, इन्हीं फोरों को हम ओस्टिया कहते हैं। तो द फोर्स व्हिच कवर द होल बॉडी सरफेस इज कॉल्ड ओस्टिया। जो सरफेस पर हमारे पास होल मौजूद होते हैं, इसको हम ओस्टिया कहते हैं। लेकिन ये बात याद रखे, थ्रू विच वाटर एंटर इनटू द कैनाल सिस्टम, ये बात याद रखे। मैंने आपको बताया कि इसकी 2 लेयर होते हैं यहां पर ऐसे, और इसमें यहां पर मैंने बताया कि यहां पर हमारे पास ओस्टिया मौजूद होते हैं। ओस्टिया की जब वाटर अंदर होते हैं तो यहाँ पर एक कैनाल सिस्टम मौजूद होते हैं। तो ये बात याद रखें, जब भी ओस्टिया से पानी अंदर आते हैं तो ये एक कैनाल सिस्टम में आता है, यहाँ पर एक कैनाल मौजूद होता है। तो ये बात याद रखें, थ्रू विच द वाटर एंटर, इस ओस्टिया के जरिए वाटर एंटर होते हैं इन द कैनाल सिस्टम, कैनाल सिस्टम में वाटर एंटर होकर देन
एंटर इनटू द बॉडी कैविटी और इसके बाद बॉडी कैविटी को देता है जिसको हम स्पोंजियोसील कैविटी कहते हैं। तो ये बात याद रखें, स्पोंजियोसील कैविटी से फिर ओस्कुलम पर ये वाटर निकलते हैं एंड फाइनली गोस आउट थ्रू ओस्कुलम, और ये फाइनली ये वाटर जो है ना ये ओस्कुलम के जरिए बाहर जाते हैं। ओस्कुलम क्या चीज है, अभी 6 नंबर पर हम ओस्कुलम को पढ़ते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया द बॉडी ऑफ पोरेप्रा इज ट्यूब्यूलर, एक ट्यूब की तरह था। मैंने आपको बताया कि पोरेप्रा डायग्राम में कि ये ट्यूब तरह डायग्राम है, ट्यूब तरह विच इज अ ओपनिंग, जो ओपनिंग हुआ था एट द इंटीरियर एंड, ऊपर साइड की तरह जो ओपनिंग था, जो माउथ की तरह एक शक्ल था, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस कॉल्ड ओस्कुलम, इसको हम ओस्कुलम कहते हैं स्टूडेंट। तो ये बात याद रखें। बॉडी वाल मैंने आपको बताया कि 2 वाल थे, 2 लेयर थे, एक आउटर एक इनर, पेनिकोडम और कॉइनोडम। तो ये बात याद रखें, पेनिकोडम हमारे पास पेनिकोसाइड सेल से बना हुआ था, जो हमारे पास प्लेट सेल थे, और जो इनर लेयर था कॉइनोडम ये हमारे पास कोइनोसाइट सेल से बना हुआ था। कोइनोसाइट सेल हमारे पास फ्लैजिलेटेड कलर सेल थे। तो ये बात याद रखें। बॉडी वाल, द वॉल ऑफ द ट्यूब इज मेड ऑफ 2 लेयर, 2 लेयर से बने होते थे, एक लेयर ये और एक ये। तो ये बात याद रखें, 2 लेयर ऑफ द सेल, 2 लेयर ऑफ द सेल से बने होते हैं। फर्स्ट नंबर पर जो आता है द आउटर लेयर इज पेनिकोडम, जो सबसे ऊपर वाला लेयर था इसको हम पेनिकोडम कहते हैं। ये वाला जो लेयर है इसको हम पेनिकोडम कहते हैं। इज मेड ऑफ प्लेटेड सेल, जो ये बना हुआ है पेनिकोडम प्लेटेड सेल से, इज कॉल्ड पेनिकोसाइट। इन सेलों को हम पेनिकोसाइट सेल कहते हैं। कौन से सेल कहते हैं, पेनिकोसाइट। इट में ये एमसीक्यूज आता है स्टूडेंट कि पेनिकोसाइट सेल और flattened cell, why the coinocyte cell are flagellated color cell। ये बात याद रखें स्टूडेंट। और जो सेकंड नंबर पर आता है द इनर लेयर इज कोइनोडम, ये कोइनोडम है, ये इनर वाला जो है ना ये इज मेड ऑफ अ फ्लैजिलेटेड कलर सेल। ये बात याद रखें, जो इनर साइड वाला लेयर है कोइनोसाइट जो सेल है वो फ्लैजिलेटेड कलर सेल है, इज कॉल्ड कोइनोसाइट। इस सेल को हम कोइनोसाइट सेल कहते हैं। तो ये बात याद रखें। आगे चलते हैं, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक बाकी है, इंशाल्लाह डिटेल के साथ हम इनका स्टडी करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, आते हैं, हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम पोरेप्रा का स्टार्ट किए हैं, 7 हेडिंग हमने ऑलरेडी कर लिए। तो 8 नंबर यहाँ पर आते हैं लोकोमोशन के बारे में कि क्या स्पॉन्जीज एक जगह से दूसरी जगह कैसे लोकोमोट करेगा, कैसी मूवमेंट को शो करेगा। तो याद रखें कि स्पॉन्जीज में कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होते हैं, कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होते, ये सीसाइल होते, ये हरकत नहीं कर सकते। तो ये बात स्टूडेंट याद रखें। लोकोमोशन में है कि स्पॉन्जीज आर सीसाइल। सीसाइल इसको कहते हैं कि वो मूवमेंट को शो नहीं कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन इंपॉर्टेंट बात कि स्पॉन्जीज जब एडल्ट स्टेज में होता है ना तो ये मूवमेंट नहीं शो करते, बट अगर ये लार्वी स्टेज में होता है तो ये फिर मोटाइल होते हैं। क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। लार्वी स्टेज का मतलब क्या है, याद रखें, लार्वा हम चैप्टर में आगे टॉपिक आता है, हम लार्वा स्टेज डिटेल से करेंगे। स्टूडेंट ये बात याद रखें, अगर एक ऑर्गेनिज्म ऐसा बच्चा पैदा करे, ऐसा एक चीज को पैदा करे कि वो बच्चे जैसा नहीं होते, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो शक्लें बदल के एक पेरेंट की तरह साइन को शो करे, तो ऐसी स्टेजेस को हम लार्वा स्टेज कहते हैं। याद रखें स्टूडेंट, जैसे मेंढक होते हैं, जब मेंढक पहला ये बच्चा पैदा करता है ना, तो ये
तो ये अपने पेरेंट की तरह नहीं होता है, इसके टेल होते हैं वो जो पानी में होते हैं, तो ये इसको हम लार्वा स्टेज कहते हैं। या फॉर एग्जांपल एक तितली अपना बच्चा पैदा करता है तो पहले वो ककून की तरह होता है, पहले अंडा होता है और अंडे से वो कीड़ी की तरह एक शक्ल निकलता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपने पेरेंट की शक्ल को इख्तियार करता है। तो वो स्टेज और जो पेरेंटल तक ये जितनी स्टेजेस है ये इसकी लार्वा स्टेजेस है। तो स्टूडेंट याद रखें, जब इंसान पैदा होता है तो वो डायरेक्ट पैदा होता है, जब इंसान का बच्चा पैदा होता है तो वो डायरेक्ट तो इंसान की तरह होता है ना। कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ इनवर्टिब्रेट ऐसे होते हैं कि वो जब बच्चा पैदा करता है तो वो पेरेंट जैसा नहीं होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो आहिस्ता आहिस्ता क्या टाइम के साथ साथ वो पेरेंटल शक्ल इख्तियार करता है। तो वो स्टेज को हम लार्वा स्टेज कहते हैं। तो स्टूडेंट ये बात याद रखें, जब स्पॉन्जीस होता है एडल्ट तो वो सिसाइल होता है, बट दियर लार्वी स्टेज आर मोटाइल। लेकिन लार्वा स्टेज में ये मोटाइल होता है, ये हरकत कर सकता है, बट एडल्ट में ये सिसाइल होते हैं, कोई लोकोमोटरी ऑर्गन इसमें नहीं होता है, फूड की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट ये बात याद रखे कि फूड ऑफ फोरेफरन इंक्लूड फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, प्रोटोजोन, क्रिस्टेशियन एंड अदर स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये बात याद रखें कि जो पोरेफ्रा है ये तो समंदर में रहते हैं, समंदर में जितनी छोटे प्लांट होते हैं या छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं या जितने प्रोटोजोन होते हैं या क्रिस्टेशियन होते हैं और जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं ये मोस्टली वो खाते हैं। लेकिन ये बात याद रखिए, स्मॉल बट द मेजर पार्ट मतलब 80% of the food is composed of a dead decaying organic matter। 80% पोरेफ्रा का जो खुराक होते हैं ये वो ऑर्गेनिज्म या ये वो प्लांट को खाते हैं जो वो मुर्दे होते हैं, जो वो जिंदा नहीं होते हैं। 80% वो खराब ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स जो समंदर में मौजूद होते हैं, क्रस्टेशियन मौजूद होते हैं, जूप्लैंक्टन होता है या और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो वो ये मोस्टली वो खाते हैं, वो इसका फूड है। तो ये बात याद रखें। डाइजेशन कैसा होता है, मैंने आपको बताया कि इसमें इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन बहुत होते हैं। इंट्रासेलुलर डाइजेशन आर दोज डाइजेशन which are take place inside the cell। सेल के अंदर जब होता है जो डाइजेशन, इसको हम इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। और जो सेल के बाहर होते हैं मतलब स्पोंजियोसिल केविटी में जो होते हैं तो इसको हम एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। तो डाइजेशन में इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन आकर बोथ डाइजेशन इसमें हो सकता है। 11 नंबर पर जो हमारे साथ आता है वो है रेस्पिरेशन। तो याद रखें फोरेफ्रा हमारे पास सिंपली मल्टीसेलुलर है, इसमें कोई टिश्यू ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं है। हम में रेस्पिरेटरी लंग है लेकिन वो फोरेफ्रा में तो ऑर्गन मौजूद नहीं है, टिश्यू मौजूद नहीं। तो ये बात याद रखें कि जो फोरेफ्रा है ये थ्रू अ जनरल बॉडी सरफेस ये रेस्पिरेशन करता है, जनरल बॉडी सरफेस के ऊपर ये रेस्पिरेशन करते हैं। इसकी सरफेस में होल होते हैं, ओस्टिया होते हैं, इस ओस्टिया के जरिए ये गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं। तो रेस्पिरेशन अकर थ्रू अ जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस पर ये रेस्पिरेशन करता है, इसमें कोई खास रेस्पिरेटरी ऑर्गन मौजूद नहीं होते हैं स्टूडेंट। तो एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी मौजूद नहीं होते हैं, तो ये एक्सक्रीशन भी थ्रू अ जनरल बॉडी सरफेस करता है लेकिन बाय अ प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ये बात याद रखें, एक्सक्रीशन आल्सो टेक प्लेस थ्रू अ जनरल बॉडी सरफेस, एक्सक्रीशन भी थ्रू अ जनरल बॉडी सरफेस करता है स्टूडेंट। तो ये बात याद रखें। स्केलेटन, स्टूडेंट ये बात याद रखें, फोरेफ्रा का जो स्केलेटन होता है स्केलेटल सेल इसमें मौजूद होता है, इसमें हमारे पास स्केलेटल सेल मौजूद होते हैं जिसको हम स्पिक्यूल कहते हैं। डायग्राम में मैंने आप लोगों को ड्रा किया कि पेनिकोडम और कोइनोडम के दरमियान हमारे पास स्टार लाइक सेल मौजूद है जिसको हम स्पिक्यूल कहते हैं।
या स्पोंजिन कहते हैं। ये स्पोंजिन फाइबर से बने होते हैं। तो ये बात याद रखें कि स्केलेटन में बॉडी ऑफ द स्पॉन्जी इज सपोर्टेड बाय अ स्केलेटल सेल। इसमें स्केलेटल सेल होते हैं कोइनोडर्म एंड पेनिकोडर्म के दरमियान, जिसको हम स्पिक्यूल होते हैं, विच आर मेड ऑफ कैल्शियम। ये कैल्शियम से बने होते हैं और सिलिका या सिलिका से बने होते हैं। तो ये बात याद रखें कि स्पिक्यूल हमारे पास स्केलेटल सेल है, स्केलेटल सेल है, इसको हम स्पॉन्जिन भी कहते हैं। ये हमारे पास कैल्शियम या सिलिका से बने होते हैं स्टूडेंट। ये बात याद रखें। रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होता है, तो एसेक्सुअली और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन बोथ इसमें हो सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको हम कहते हैं कि इसमें मेल और फीमेल की जरूरत नहीं होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको हम कहते हैं कि इसमें मेल और फीमेल की जरूरत होता है। तो ये बात याद रखिए स्टूडेंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें बाय मीन ऑफ बडिंग होता है। बडिंग मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये इसका बॉडी है, ये इसका बॉडी इससे थोड़ा सा आउटग्रोथ होता है, और ये आउटग्रोथ जब इसे कट होता है तो इसे एक न्यू पोरेफ्रा बन जाता है। आउटग्रोथ को हम बडिंग कहते हैं। और एक रीजनरेशन है। रीजनरेशन ऐसा है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पोरेफ्रा है, इस एक हिस्सा टूट गया तो ये टूटा हुआ हिस्सा अगेन एक न्यू सेम ऑर्गेनिज्म को डेवलप करता है। तो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन अगर बाय मीन ऑफ बडिंग के जरिए एंड रीजनरेशन, और रीजनरेशन के जरिए या बडिंग के जरिए या रीजनरेशन के जरिए ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरी कर सकता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास स्पर्म और एग के फर्टिलाइजेशन के करता है, तो इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये बात याद रखें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरी आउट बाय मीन ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड एग। जब स्पर्म एग को फर्टिलाइज करते हैं तो इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो फोरेफ्रा में बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हो सकता है, सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। तो ये बात याद रखें। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है स्टूडेंट, याद रखें फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनली होता है, एक्सटर्नली नहीं होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि वो एग को प्रोड्यूस करते हैं बाहर, और स्पर्म भी बाहर प्रोड्यूस करते हैं। स्पर्म प्लस एग बाहर मिलते हैं, माहौल में मिलते हैं, आउटसाइड द बॉडी मिलते हैं, तो इसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर फोरेफ्रा जो है ये इंट्रासेलुलर रिप्रोडक्शन, इंट्रासेलुलर जो है ना फर्टिलाइजेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन जो एग और स्पर्म होते हैं ये इनसाइड द बॉडी मिलते हैं, तो ऐसी फर्टिलाइजेशन को हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो हमारे पास फोरेफ्रा में फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। यहाँ पर हमारे पास इंटरनल फर्टिलाइजेशन होते हैं। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक रह गया है वो भी पढ़ते हैं स्टूडेंट, फिर क्लास को इंशाल्लाह वाइंड अप करते हैं। तो अच्छा स्टूडेंट, जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में तरफ फिर आते हैं। जो 16 नंबर पर होता है वो डेवलपमेंट होता है। तो स्टूडेंट हमने आपको पढ़ लिया कि जो हमारे पास फोरेफ्रा के जितने भी मेंबर है ये हमारे पास अपने बच्चे को डायरेक्ट डेवलप नहीं कर सकता है, ये इनडायरेक्टली अपने बच्चे को डेवलप करते हैं। कैसे इनडायरेक्टली, मैंने आपको कहा कि ये डायरेक्ट अपने जैसा बच्चा पैदा नहीं कर सकता है, ये एक लार्वा स्टेज पैदा करता है, और लार्वा स्टेज से आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है और पेरेंटल शक्ल इख्तियार करता है। तो इसमें डेवलपमेंट डायरेक्ट नहीं होता है। वो ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्ट बच्चे देते हैं और वो अपने बाप की तरह होते हैं, तो इसको हम डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। और वो जो डायरेक्ट बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं और एक स्टेज से आ रहा होता है, तो इसको हम इनडायरेक्टली डेवलपमेंट कहते हैं। तो डेवलपमेंट इज नॉट डायरेक्ट, यहाँ पर डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होते हैं। कैसा होता है, बट इनडायरेक्ट होता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ लार्वा। यहाँ पर हमारे पास
लार्वा का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि इनडायरेक्टली डेवलपमेंट यहाँ पर हमारे पास मौजूद होता है। नर्व सिस्टम, यहाँ पर कोई खास नर्व सिस्टम मौजूद नहीं होता है क्योंकि ये सिंपल मल्टी सेलुलर है, यहाँ पर टिश्यू या ऑर्गन का कोई कंसेप्ट नहीं है। लेकिन ये बात याद रखें, नर्व सिस्टम मौजूद नहीं होता है लेकिन न्यूरो सेंसिवरी सेल एंड न्यूरॉन मौजूद होता है यहाँ पर, तो ये बात याद रखें। स्पॉन्जिस लैक एनी नर्व सिस्टम, यहाँ पर कोई नर्व सिस्टम मौजूद नहीं होता है, बट न्यूरो सेंसिवरी सेल्स एंड न्यूरॉन्स आर फाउंड। लेकिन यहाँ पर जो सेल नर्व सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो सेल यहाँ पर मौजूद होते हैं, तो थोड़ा बहुत नर्व सिस्टम का काम करता है, ये नेटवर्क थोड़ा बहुत नर्व सिस्टम के लिए काम करता है। तो ये बात याद रखें, एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ईटा के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बात याद रखें स्टूडेंट, ईटा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 एग्जाम्पल है मुख्तलिफ जगहों वाले, तो ये बात याद रखें। पहली नंबर पर जो है वो साइकॉन है, जिसका नाम है साइकॉन। ये हमारे पास कॉमनली मेराइन स्पॉन्जिस है, ये वो स्पॉन्जिस है जो मेरीन में पाए जाते हैं, इसको हम साइकॉन कहते हैं। साइकॉन आर कॉमनली मेरीन स्पॉन्जिस, ये हमको 2018 ईटा में आया था कि साइकॉन आर कॉमनली मेरीन स्पॉन्जिस। और सेकंड नंबर पर जो आता है वो है स्पॉन्जेला, स्पॉन्जेला आर फ्रेश वाटर स्पॉन्जिस। ये बात याद रखें कि स्पॉन्जेला जो है ना ये हमारे पास फ्रेश वाटर में मौजूद होता है और साइकॉन मेरीन वाटर में मौजूद होता है, तो ये बात याद रखें स्टूडेंट। और थर्ड नंबर पर जो आता है ल्यूकोसिनेला, ल्यूकोसिलीनिया, ल्यूकोसिनीलिया और ट्यूब्यूलर मेरीन स्पॉन्जिस, ये भी मेरीन है लेकिन ये ट्यूब्यूलर फॉर्म है। ल्यूकोसिनीलिया जो हमारे पास है ये भी मेरीन स्पॉन्जिस है लेकिन ट्यूब्यूलर फॉर्म है। ये बात याद रखें कि ल्यूकोसिलीनिया और ट्यूब्यूलर मेरीन स्पॉन्जिस, ये बात याद रखें स्टूडेंट। और जो 5th नंबर पर आता है यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला को हम वीनस फ्लावर बिस्किट भी कहते हैं, यूप्लेक्टेला को हम वीनस फ्लावर बिस्किट भी कहते हैं। ये हमारे पास वेरी ब्यूटीफुल डेडिकेटेड होता है, ये बहुत ज्यादा खूबसूरत होते हैं। अगर आ जाए पेपर में कि द वेरी ब्यूटीफुल डेडिकेटेड स्पॉन्जिस आर यूप्लेक्टेला, वीनस फ्लावर बिस्किट, साइकॉन, both A and B, no both A and B, यूप्लेक्टेला और वीनस फ्लावर बिस्किट ये एक ही बात है, ये वेरी ब्यूटीफुल होता है, तो ये बात याद रखें स्टूडेंट। और जो 5th नंबर पर आता है ये है Siliceous spongy appear to be made of a glass framework, ये एक ग्लास की तरह होता है, ग्लास की तरह फ्रेमवर्क होता है, इसका जो शक्ल होता है वो एक ग्लास की तरह होता है। अगर ये आ जाए कि द ग्लास फ्रेमवर्क स्पॉन्जिस आर सिलिशियस स्पॉन्जी, कौन सा स्पॉन्जिस, या आ जाए कि सिलिशियस स्पॉन्जिस आर वेरी ब्यूटीफुल डेलिकेटेड मेरीन स्पॉन्जिस, फ्रेश वाटर स्पॉन्जिस या ग्लास फ्रेमवर्क, तो ग्लास फ्रेमवर्क है ये। तो ये बात याद रखें, साइकॉन और कॉमनली मरीन स्पॉन्जिस है हमारे